नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम कक्षा 12वीं पुस्तक अंतरा भाग 2 से जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। ये तीन महान नेता हैं, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। अब इनके विषय में लेखक अपनी आत्मकथा आज के अतीत में क्या बताते हैं। लेखक भीष्म साहनी हैं जिनकी आत्मकथा है आज के अतीत। इसमें गांधी जी, नेहरू जी और यासिर अराफात जी से जब वे मिलते हैं तो उनकी किन खूबियों को देखते हैं, समझते हैं, उनकी सराहना करते हैं और अपनी इस आत्मकथा में उनके विषय में जिक्र करते हैं। तो आइए आज हम पाठ पढ़ते हैं गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। इस पाठ को मैंने 3 भागों में बनाया है ताकि पाठ ज़्यादा लंबा ना हो और पाठ में बीच में से पूछे जाने वाले प्रश्न भी साथ साथ में हम समझ लें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी जी के विषय में। इस पाठ में भीष्म साहनी जी ने क्या लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। पाठ गांधी, नेहरू और यासिर अराफात का प्रथम अंश, जिसमें हम गांधी जी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। लेखक कहते हैं, उन दिनों मेरा भाई बलराज सेवाग्राम में रहता था। तो ये जो सेवाग्राम है वो वर्धा भी कहते हैं इसे। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यदि MCQ में पूछा जाएगा तो जनरल नॉलेज के भी प्रश्न आते हैं। तो सेवाग्राम महाराष्ट्र में है जिसे वर्धा भी कहते हैं। वर्धा में सेवाग्राम उनके आश्रम का नाम था, किसके? गांधी जी के। तो वहाँ पर उनके भाई रहते थे लेखक के। तो भीष्म साहनी अपने भाई बलराज साहनी से मिलने वहाँ गए। रेलगाड़ी वर्धा स्टेशन पर रुकती थी। वहाँ से लगभग 5 मील दूर सेवाग्राम तक का फासला इक्के या तांगे में बैठकर तय करना होता था। इक्का अर्थात घोड़ा गाड़ी जो कि एक घोड़े से चलाया जाता है उसे कहते हैं इक्का। तांगे में बैठकर, तांगा भी घोड़ा गाड़ी है जिसे 2 घोड़े या 1 घोड़ा चलाता है, जिसे बग्गी भी कहते हैं। मैं देर रात सेवाग्राम पहुंचा। उन दिनों कच्ची सड़कें हुआ करती थी। लेखक कह रहे हैं उन दिनों वहाँ की सड़कें कच्ची हुआ करती थी, सीमेंट और तारकोल से नहीं बनी हुई थी। उस पर भी घुप अंधेरा, घुप अर्थात बहुत घना अंधेरा था सड़क पर। देर रात वे पहुँचे। देर रात तक हम बतियाते रहे। लेखक कह रहे मेरे भाई बलराज साहनी और मैं दोनों देर रात तक बातें करते रहे। भाई ने बताया कि गांधी जी प्रातः 7 बजे, कितने बजे? 7 बजे इधर से ही निकलते हैं। किसके लिए? मॉर्निंग वॉक के लिए, अर्थात प्रातःकालीन सैर के लिए। कोई भी उनके साथ जा सकता है, तुम भी मन चाहे तो उनके साथ चले जाना। लेखक ने कहा मैं? लेखक सकुचाया। गांधी जी उनके लिए एक सेलिब्रिटी थे जिनके पीछे सिर्फ भारतीय ही नहीं देश विदेश के लोग दीवाने थे। तो गांधी जी से मिलना, उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाना, एक अजनबी होने पर भी, तो लेखक को ये बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने कहा मैं अकेला उनकी पार्टी के साथ कैसे जा मिलूं? तुम भी साथ चलो ना। किसे कहा? अपने बड़े भाई से कहा उन्होंने। दूसरे दिन मैं तड़के ही उठ बैठा। तड़के अर्थात बहुत सवेरे। तो लेखक कहते हैं दूसरे दिन मैं बहुत जल्दी सुबह उठ गया था क्योंकि उन्हें गांधी जी के साथ जाने की एक्साइटमेंट थी, उत्सुकता थी। और कच्ची सड़क पर आंखें गाड़े गांधी जी की राह देखने लगा। ऐन 7 बजे बिल्कुल सही समय पर गांधी जी आश्रम का फाटक लांघ कर अपने साथियों के साथ सड़क पर आए। अब ये लांघ कर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? गांधी जी कद में छोटे थे लेकिन इतने फुर्तीले थे, इतनी तेजी से चलते थे कि इस शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। उन पर नजर पड़ते ही मैं पुलक उठा। गांधी जी हूबहू वैसे ही दिख रहे थे जैसा कि मैंने उन्हें चित्रों में देखा था। यहाँ तक कि कमर के नीचे लटकती हुई घड़ी भी
परिचित सी लग रही थी। अब गांधी जी अपनी कमर में नीचे साइड में घड़ी पहनते थे, रिस्ट वॉच वे नहीं पहनते थे। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कमर में लटकी हुई घड़ी भी मुझे जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि इतनी बार उनका चित्र लेखक भीष्म साहनी देख चुके थे। बलराज अभी भी बेसुध सोच रहे थे। जब उठे तो कहने लगे, मैंने तो कहा था तुम अपने आप उनके साथ चले जाना। चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में हम उनसे जा मिलेंगे। आगे बढ़कर भाई ने मेरा परिचय कराया। इस तरह फटाफट बलराज उठे और उन्होंने कहा कि भाई मेरे जाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम उनके साथ भी जाते तो गांधी जी किसी के साथ परायापन नहीं करते, जा सकते थे। लेकिन जो हमारे भीष्म साहनी हैं उन्हें थोड़ी झिझक हो रही थी, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम अभी थोड़ी देर में ही उनसे जा मिलेंगे। और इस तरह वे तुरंत उठे, प्रातःकालीन सैर के लिए जाने लगे। आगे बढ़कर भाई ने उनका परिचय कराया, यह मेरा भाई है, कल रात ही पहुंचा है। गांधी जी कहने लगे, अच्छा इसे भी घेर लिया। अब यहाँ घेर लिया का क्या अर्थ है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर गांधी जी का कहने का तात्पर्य यह है कि क्या स्वतंत्रता संग्राम के लिए आपने इन्हें भी राजी कर लिया है? क्या ये भी हमारे साथ देश को आज़ाद कराने की मुहिम में शामिल होना चाहते हैं? गांधी जी ने हंसकर किससे पूछा? भीष्म साहनी के बड़े भाई बलराज से पूछा। नहीं बापू, यह केवल कुछ दिन के लिए ही मेरे पास आया है, ऐसा उनके भाई ने बताया। गांधी जी ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और सिर हिला दिया। मैं साथ चलने लगा। गांधी जी के साथ चलने वाले लोगों में से मैंने एक दो को पहचान लिया। डॉक्टर सुशीला नैयर थी। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई जी भी थे, जो कि उनके पीए हुआ करते थे। मैं कभी आसपास देखता, कभी नज़र नीची किए ज़मीन की ओर। तो लेखक थोड़ा झेप रहे थे, शर्मा रहे थे, गांधी जी से पहली बार मिल रहे थे, इसलिए वे ज़मीन की ओर देखने लगे। तब उनकी अचानक नज़र पड़ी गांधी जी की धूल भरी चप्पलों पर। गांधी जी की धूल भरी चप्पलें क्या बताती है कि वे बहुत ज़्यादा पैदल चलने के अभ्यस्त थे। मिट्टी में कच्ची सड़कों पर वे अक्सर चला करते थे। तो यहाँ पर वे कहते हैं, मैं गांधी जी से बात करना चाहता था, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। सहसा मुझे एक विषय सूझा। उन्होंने बातचीत गांधी जी से करनी चाहिए, तो उन्होंने शुरुआत की। आप बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी आए थे। रावलपिंडी कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब ये उन दिनों की बात है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तब भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, तब पार्टीशन, बंटवारा नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा, मुझे याद है आप हमारे शहर रावलपिंडी आए थे। लेखक ने कहा। गांधी जी रुक गए। उन्होंने मेरी ओर देखा, उनकी आंखों में चमक सी आ गई। अब रावलपिंडी का नाम सुनते ही उनकी आंखों में चमक सी आ गई, अर्थात उन्हें किसी की याद आ गई। मुस्कुराकर कहने लगे, याद है, याद है, मैं कोहाट से रावलपिंडी गया था। मिस्टर जॉन कैसे हैं? तो उन्हें याद आया कि बैरिस्टर जो जॉन है, मिस्टर जॉन, वो कैसे हैं? मैंने जॉन साहब का नाम सुन रखा था। लेखक कह रहे हैं, मैं जॉन साहब को जानता तो नहीं था, लेकिन मैंने उनका नाम सुना हुआ था। वे हमारे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे। बैरिस्टर कौन होता है? एडवोकेट या फिर वकील। मुस्लिम सज्जन थे, संभवतः गांधी जी उनके यहाँ ठहरे होंगे। फिर सहसा ही गांधी जी के मुंह से निकला, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता भी नहीं था। हमसे थोड़ा ही पीछे महादेव भाई मोटा सा लठ उठाए चले आ रहे थे। अब ये लठ क्यों उठाया होगा उन्होंने? रास्ते में सुनसान जगह है, कोई जानवर या कोई सांप आदि दिख जाए तो पुराने समय में लोग अपने साथ सुरक्षा की दृष्टि से लठ उठाए चलते थे, सेफ्टी के लिए। कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे बढ़ गए और उस दौर से जुड़ी अपनी यादें कौन सुनाने लगे? महादेव देसाई। और एक बार जो सुनाना शुरू किया तो आश्रम के फाटक तक सुनाते चले गए। इतने किस्से महादेव भाई देसाई के पास थे रावलपिंडी के। किसी किसी वक्त गांधी जी बीच बीच में हंसते हुए कुछ कहते। वे बहुत धीमी आवाज़ में बोलते थे। गांधी जी की विशेषता थी कि उनकी आवाज़ बहुत सौम्य
पतली और मधुर आवाज़ थी। लगता जैसे अपने आप से ही बातें कर रहे हो, अपने आप से ही विचार विनिमय कर रहे हो, उन दिनों को याद करके स्वयं ही अपने आप से जैसे बतिया रहे हो। शीघ्र ही हम सब आश्रम के अंदर जा रहे थे। तो उनका मॉर्निंग वॉक, प्रातःकालीन सैर हो गया और वे सेवाग्राम के आश्रम के अंदर पहुँचे। मैं सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा। अक्सर ही प्रातः उस टोली के साथ हो लेता। शाम को प्रार्थना सभा में जा पहुंचता, जहां सभी आश्रमवासी तथा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा एक और पालथी मारे बैठे होते थे। दोनों हाथ गोद में रखकर बैठी होती थी। कौन? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन है पूछा जा सकता है, जो कि है महात्मा गांधी की पत्नी, जिन्हें सब लोग बा कहते थे। बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगती थी, लेखक कह रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे लगा जैसे मेरी माँ हो। उन दिनों एक जापानी भिक्षुक अपने चिवर अर्थात यौगिक वस्त्रों को धारण किए हुए गांधी जी के आश्रम की प्रदक्षिणा करता था। तो आप गांधी जी की पॉपुलैरिटी या उनकी विश्वविख्यात होने की विशेषता यहाँ देख रहे हैं कि भारतीय ही नहीं, जापानी भिक्षुक भी गांधी जी की शरण में आते थे उनसे कुछ सीखने के लिए, सौम्यता सीखने के लिए, विनम्रता सीखने के लिए। तो बाहर से आने वाले लोग भी गांधी जी के आश्रम में ठहरते थे और उन्होंने अपने चिवर अर्थात एक लंबा सा चोंगा होता है योगियों का, वो पहना हुआ था जापानी भिक्षुक ने, और आश्रम की प्रदक्षिणा लगा रहे थे। प्रदक्षिणा अर्थात जैसे मंदिर के चारों ओर एक चक्कर लगाया जाता है, वैसे आश्रम को पवित्र मानकर वे उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे, उसके गोलाकार चक्कर लगा रहे थे। उन्हीं दिनों सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। लेखक कहते हैं, उन दिनों मैं पृथ्वी सिंह आज़ाद से मिला, जिनके मुंह से सारा किस्सा सुनने को मिला कि कैसे उन्होंने हथकड़ियों समेत भागती हुई रेलगाड़ी से छलांग लगाई थी जब अंग्रेज सरकार उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही थी। वे निकल भागने में सफल हुए और फिर गुमनाम रहकर बरसों तक एक जगह अध्यापन का कार्य करते रहे। तो इस तरह अपनी पहचान छिपाकर अंग्रेज सरकार से बचने के लिए स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद जो पृथ्वी सिंह आज़ाद जी है, वे कैसे भागती हुई रेलगाड़ी से कूदे और एक छोटी सी जगह पर गुमनाम रहकर सालों तक अध्यापन कार्य अर्थात टीचिंग का काम, टीचर बनकर, अध्यापक बनकर वे पढ़ाते रहे। इसका जिक्र यहाँ पर लेखक ने किया है। लेखक कहते हैं, उन्हीं दिनों वहाँ पर मीराबेन भी थी। मीराबेन जो है प्रशंसक थी गांधी जी की, अंग्रेज़ महिला थी। तो यहाँ पर मीराबेन भी उनके साथ रहती थी। खान अब्दुल गफ़ार खान भी आए हुए थे कुछ दिन के लिए। राजेंद्र बाबू, अब राजेंद्र बाबू कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके रहते यह नहीं लगता था कि सेवाग्राम कोई दूर पार का कस्बा हो। ऐसा लगता था जैसे सारे अपने जाने पहचाने लोग मिले हुए हैं, जैसे मैं कोई नई जगह पर गया ही नहीं। एक दिन दोपहर के समय मैं आश्रम के बाहर निरुद्देश्य सा टहल रहा था। निरुद्देश्य मतलब बिना किसी उद्देश्य के ऐसे ही घूम रहा था इधर से उधर। तो खोखे के पीछे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। अब खोखा क्या है? टीन टप्पर की जो दुकान होती है उसको डब्बे की तरह ऐसे बनाया जाता है, पांठेला वगैरह अक्सर होता था पुराने समय में, उसमें उसे खोखा कहते हैं, टीन की दुकान। तो उस खोखे के पीछे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो खाली पड़ा हुआ था। जब सड़क के किनारे देखा तो आवाज़ आई, मैं मर रहा हूँ, बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊँगा, बापू को बुलाओ। लेखक कहते हैं, जिज्ञासावश मैंने उस ओर कदम बढ़ा दिए। खोखे के अंदर 15 साल का एक लड़का जो देखने में गांव का रहने वाला जान पड़ता था, हाथ पांव पटक रहा था और हाफता हुआ बार बार एक ही बात कहा जा रहा था, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। अरे कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या हुआ है, वैद्य को बुलाएं? लेखक ने पूछा। बापू, बापू को बुलाओ, लड़का बार बार दोहराए जा रहा था। बापू नहीं आ सकते, वे ज़रूरी मीटिंग में बैठे हैं। तो अब यहाँ पर देश को आज़ाद कराने के लिए बड़े बड़े महारथी वहाँ नेता लोग पहुँचे होते थे। उनके साथ गांधी जी मीटिंग में बैठे हैं
अब लड़के से बोला कि भाई गांधी जी तो नहीं आ सकते, वे मीटिंग में हैं। पर लड़का बार बार जिद कर रहा था। लेखक कहते हैं, इतनी देर में मैंने आंख उठाकर देखा कि गांधी जी चले आ रहे थे। दोपहर का वक्त था और वह नंगे बदन पर केवल खादी की हल्की सी चादर ओढ़े मैदान लांघ रहे थे। खादी की चादर, खादी वे खुद ही बुनते थे अपने हाथ से। विदेशी वस्तुओं का त्याग उन्होंने कर दिया था, तो वे खुद भी विदेशी कपड़े नहीं पहनते थे। तो उन्होंने खादी की हल्की सी चादर अपने ऊपर ओढ़ी हुई थी और वे आ रहे थे। आ गए बापू, आ रहे हैं, एक आश्रमवासी ने कहा। बापू, मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। इस तरह बोलते हुए उसने दर्द के मारे दाएं बाएं सिर झुलाना शुरू किया। गांधी जी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसके फूले हुए पेट पर उनकी नज़र गई। उस पर हाथ फेरा और बोले, ईख पीता रहा है ना? तू ज़्यादा पी गया ईख, अरे तू तो पागल है। ऐसे हंसकर उसको कहने लगे कि ईख ज़्यादा पी ली है तुमने। ईख अर्थात गन्ने का जूस, गन्ने का रस। तो गन्ने का रस बहुत ज़्यादा पी गया वो लालच में बच्चा, 2-3 गिलास, तो उसका पेट फूल गया, जिसके कारण उसके पेट में दर्द हो रहा था। ये गांधी जी ने पहचान लिया, क्योंकि गांधी जी को उसकी छोटी मोटी आदतों का पता होगा। अब ये उस ज़माने के बच्चे हैं जब कोक, कैंपा कोला तो होती नहीं थी, तो गन्ने का रस ही उन्हें बड़ा आनंद देता था। तो बहुत सारे गिलास पी गया और उसका पेट फूल गया। गांधी जी कहने लगे, तू तो पागल है। कुछ देर तक तो गांधी जी उसके फूले हुए पेट पर हाथ फेरते रहे, फिर उसे सहारा देकर उठाया और बोला, इधर नीचे उतरो और मुंह में उंगली डालकर कै कर दो। कै क्या होता है? उल्टी, उल्टी कर दो, जिससे पेट हल्का हो जाए। और इस तरह कहकर वे हंसने लगे। तू तो पागल है। लड़का हाय हाय करता हुआ नीचे उतरा और नाली के किनारे बैठ गया। गांधी जी उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए झुके रहे। थोड़ी देर में उसका पेट हल्का हो गया और वह हाफता हुआ उठ बैठा। अब इधर आकर लेट जाओ, गांधी जी ने उसे कहा। कुछ देर तक गांधी जी उसके पास खड़े रहे, फिर आश्रमवासी को कोई हिदायत देकर मुड़ गए, मतलब चले गए अपनी मीटिंग के लिए, और हंसते हुए बोलने लगे, तू तो पागल है, कहकर मैदान पार करने लगे। गांधी जी के चेहरे पर लेश मात्र भी क्षोभ का भाव नहीं दिखाई दिया। अक्सर अब काम पर जाने वाले माता पिता भी जब सुबह काम पर जा रहे होते हैं, बच्चा उल्टी कर देता है, कुछ होता है, तो थोड़ा मन में आ जाता है, अरे इसी वक्त इसने मुझे ऐसे परेशान कर दिया। अब बच्चा खुद ही परेशान है। तो यहाँ पर गांधी जी की विशेषता आपको दिखाई देती है कि वे कितने विनम्र स्वभाव के थे। विनम्र, ठीक है। तो इतनी बड़ी मीटिंग, देश को आज़ाद कराने की वे मीटिंग ले रहे थे, उसमें से एक छोटे से बच्चे की तकलीफ़ के लिए वे उठकर बाहर आए और उसकी सहायता की, उसको दर्द से बाहर आने में मदद की। तो गांधी जी की विनम्रता पर प्रकाश डालती हुई घटना है ये। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, गांधी जी की विनम्रता पर प्रकाश डालिए, तो आप इस घटना का उल्लेख कर सकते हैं। हर दिन प्रातः जिस कच्ची सड़क पर वे घूमने निकलते थे, उसके एक सिरे पर एक कुटिया थी, मतलब एक झोपड़ी सी थी, जिसमें एक रुग्ण व्यक्ति रहते थे। रुग्ण अर्थात रोगी। संभवतः वह दिक के मरीज थे। तपेदिक अर्थात टीबी। टीबी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें छुआछूत माना जाता है। लोग ऐसे टीबी के मरीज के पास नहीं जाते। गांधी जी हर दिन उसके पास जाते थे और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते थे। उनका वार्तालाप गुजराती भाषा में हुआ करता था। इसका मतलब वो मरीज भी गुजराती भाषा को जानता और बोलता था। तो गांधी जी उसके साथ गुजराती भाषा में बोला करते थे। मैं समझता हूँ गांधी जी की देख रेख में उसका इलाज चल रहा था। यह गांधी जी का रोज़ का नियम था। तो ये था हमारा पाठ, गांधी, नेहरू, यासिर अराफात का एक अंश गांधी जी पर आधारित। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे हैं, गांधी जी केवल भारत के ही नहीं, विदेशों के भी एक चहेते लोकप्रिय नेता थे। ये किन प्रसंगों से पता चलता है? तो आपको पता चलता है जब विदेशी जापानी व्यक्ति जो है उनके यहाँ भिक्षुक आकर रहता है, वो जिक्र कर सकते हैं आप। और विदेशों में लोग गांधी जी को बहुत पसंद करते हैं। यासिर अराफात, उनका जिक्र करते हैं कि वे हमारे भी नेता हैं, जितने प्रिय आपके हैं उतने ही हमें भी प्रिय है। ये दो बातों का जिक्र आप वहाँ पर कर सकते हैं कि विदेश में भी उनकी लोकप्रियता बहुत थी। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है, गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए।
तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कितने जाने माने व्यक्ति होने के बावजूद गांधी जी कितने विनम्र, कितने साधारण व्यक्तियों की तरह रहते थे। सीधे सादे कपड़े पहनते थे, धूल भरी चप्पल पहनते थे और एक बीमार को किस तरह से वे सेवा भावना से देखते थे, उससे भेदभाव नहीं करते थे। अपनी इतनी ज़रूरी मीटिंग को छोड़कर कितनी विनम्रतापूर्वक वे आते हैं और उस बच्चे का इलाज करते हैं। इतना ही नहीं, उनके आश्रम में एक तपेदिक का मरीज़ भी है जिसके पास कोई नहीं जाता। गांधी जी उसके पास जाते थे और उसका इलाज करते थे, उसका देख रेख करते थे। तो इस तरह गांधी जी की इन्हीं विशेषताओं का जिक्र इस पाठ में किया गया है। उम्मीद करती हूँ पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम नेहरू जी की विशेषताओं का उल्लेख लेखक ने किस प्रकार किया है वो जानेंगे। नमस्कार। तो बने रहिए अपने प्यारे YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।